वो दोनों साफ दिखाई दे सकती थी। सूरज की लाली की चादर पूरी हवेली पर फैल चुकी थी। उस लालिमा में स्नान कर रही माया का नेचुरल रंग और खिल रहा था। अचानक इंद्रजीत ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या करते हो? इतने लोग बाहर काम कर रहे हैं, कोई देख लेगा। माया घबराती हुई बोली। हालांकि ये घबराहट दिखावा मात्र थी, लेकिन उसकी बातों में दम था। नीचे से वो दोनों साफ दिखाई दे सकते थे। इंद्रजीत उसे उठाकर और भीतर की ओर ले आया। चलो नहाते हैं। लेकिन यहाँ कहाँ? माया ने सवाल किया। इंद्रजीत उसे उठाते हुए ही हॉल से लगे एक दरवाजे की ओर ले जाने लगा। दरवाजे के पार पानी की बड़ी बड़ी टंकियां थीं, जिनसे पूरी हवेली में पानी सप्लाई होता था। वहां से होते हुए वो एक कोने में पहुंचे, जहां एक तरफ टूटी पानी की टंकी पड़ी हुई थी। इतने ठंडे पानी में? माया सहम की बोली। इंद्रजीत ने आंखों से एक और इशारा किया। वहां वाटर हीटर लगा हुआ था, जिससे निकला हुआ पाइप उस टूटी टंकी में ही जा रहा था। ये सब व्यवस्था तुमने की है? हाँ, मैं बचपन से ही यहाँ आता रहता हूँ। ये हमेशा से मेरा इस हवेली का फेवरेट हिस्सा रहा है। फूफा जी का दिल काफी विशाल है। उन्हें पता है कि मैं यहीं रुकता हूँ और उन्होंने एक तरह से मुझे काफी फ्रीडम दे रखी है। फिर उसने हीटर का बटन ऑन कर दिया, जिससे टंकी में पहले से भरे ठंडे पानी में गर्म पानी मिलने लगा। सारी प्लानिंग कर रखी थी लगता है आज के लिए, हाँ? इठलाती हुई माया बोली। एकदम मुस्कुराते हुए इंद्रजीत ने उसे गोद में उठा लिया और पानी की तरफ बढ़ने लगा। अरे अरे, क्या करने जा रहे हो? कपड़े भीग जाएंगे। तो भीग जाने दो, इंद्रजीत ने जवाब दिया। नीचे भी तो जाना है, ऐसे कपड़े पहन के कैसे जाऊंगी? इंद्रजीत को उसकी बात समझ में आ गई। उसने उसे नीचे उतार दिया, लेकिन अभी भी बाहों में जकड़ रखा था। माया झटक कर उसकी पकड़ से निकल जाती है और टंकी से भरे पानी से उस पर छींटे उड़ाने लगती है। इंद्रजीत के कपड़े भीग जाते हैं और वो बनावटी गुस्से में माया की ओर देखता है। माया शरारती अंदाज में उसे जीभ चिढ़ा देती है। मुस्कुराते हुए इंद्रजीत अपने कपड़े खुद ही उतारने लगता है। ये देख माया के चेहरे की शरारत कपूर की तरह उड़ने लगती है और उसके स्थान पे कामुकता की लाली चढ़ने लगती है। इंद्रजीत तेजी से अपने सारे कपड़े उतार देता है। उसके शरीर को देख माया दांतों से अपने निचले होठों को काटने लगती है। इंद्रजीत अचानक लपक कर माया को अपनी बाहों में कस लेता है और उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है। माया के मुंह से मादक आवाजें आ रही होती है। माया अपने हाथों के नाखूनों से इंद्रजीत की शुष्क पीठ पर लकीरें खींचने लगती है। इधर इंद्रजीत भी अपने पैरों की सहायता से माया के वुलन पैजामे को नीचे कर चुका होता है। पैजामे के नीचे उसने कुछ नहीं पहना होता है और इस बात का एहसास इंद्रजीत को तुरंत हो जाता है। माया अपना हाथ बढ़ाकर इंद्रजीत की उत्तेजना को थाम लेती है। इंद्रजीत धीरे धीरे पानी में उतर जाता है, लेकिन माया बाहर ही खड़ी रहती है। पानी के भीतर से ही इंद्रजीत माया के जैकेट की जिप को नीचे खींच लेता है। माया के टाइट जैकेट से उसके दोनों उभार एक दूसरे से कसे हुए होते हैं, जो कि जिप के खुलते ही जैकेट के दोनों हिस्सों के साथ तेजी से दाएं बाएं हो जाते हैं। जैकेट के दोनों हिस्से माया के सीने के दोनों तरफ करके इंद्रजीत अपना मुंह माया के सीने पर बने निशान पर रख देता है। माया अपना जैकेट उतार के दूर सूखी जगह पर फेंक देती है। पैजामे को वो पहले ही उतार चुकी होती है। इंद्रजीत और माया दोनों जन्मजात अवस्था में आ चुके होते हैं। इंद्रजीत अपने हाथ में पानी लेकर उसे माया के सीने पर डाल देता है। माया के मुंह से चित्कार सी निकल जाती है। अब इंद्रजीत अपने दूसरे हाथ में पानी भरकर उसके दोनों पैरों पे डालकर उसके यौवन को भी जकड़ लेता है। क्या कर रहे हो? जान ना लो, सही नहीं होगा। माया की आंखें कामुकता की अधिकता से लाल हो रखी होती हैं। वो इंद्रजीत को वासना भरे गुस्से से घूर रही होती है। तुम्हारी आग को पानी से थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ। छाती के रस को पीते पीते इंद्रजीत ने कहा। पानी नहीं, पेट्रोल है और तुमने मुझे पूरी तरह दहका दिया है। माया पूरी तरह उत्तेजना में भर गई थी।
और अपने सीने का रसपान कर रहे इंद्रजीत को उसने एक तेज धक्का दिया। इंद्रजीत पानी में जा गिरा और माया उसके पीछे ही पानी में कूद पड़ी। इंद्रजीत के सिर को उसके बालों से पकड़ते हुए माया ने उसे अपने दोनों पैरों के बीच कर दिया। माया इस समय बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो रखी थी। इंद्रजीत के हाथों को उसने अपने सीने पर रख दिया और खुद पानी में लहर खाने लगी। किसी का तो दम ही घुटने लगा था, लेकिन माया उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। कोई रास्ता न देख इंद्रजीत ने हल्के से दांत काटा और माया चिल्लाते हुए उछल के पीछे चली गई। इंद्रजीत ने एक गहरी सांस ली और हाथों से अपने बालों को दुरुस्त किया। माया गुस्से में उसे देख रही थी और अपने हाथों से जहां इंद्रजीत ने दांत काटा था वहां सहला रही थी। दांत ऐसी जगह काटा गया था कि उससे सहलाते भी नहीं बन रहा था। इंद्रजीत ने उसके सहलाते हुए हाथ को हटाया और उसकी जगह अपने हाथ से सहलाने लगा। ओह! माया के मुंह से आह निकली। उसकी आंखें ऊपर की ओर रोल हो गईं। अब इंद्रजीत ने उसे पूरी तरह से अपने बंधन में कस लिया। माया अपने हाथों से उसके पुरुषत्व को खोजने लगी, लेकिन आज इंद्रजीत का प्लान कुछ और ही था। उसने तेजी से माया को पलट दिया। अब वो माया के पीछे था। उसका एक हाथ उसके बदन को कसे हुए था तो दूसरा उसे मसाज दे रहा था। सिर को मोड़ के इंद्रजीत की जीभ माया के गले में उतर रही थी। माया की जांघों को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी से भीगे हैं या जिस्म के पसीने से। इसी अवस्था में इंद्रजीत ने अपने पुरुषत्व को माया को सौंप दिया। अपने शरीर को उसी अवस्था में एडजस्ट करते हुए माया उसके पुरुषत्व को अपने में विलीन करने लगी। माया की कामोकाहें पानी की छप छप से मिलकर जैसे कामदेव की स्तुति कर रही हों। माया के उभारों से खेलते हुए इंद्रजीत ने अचानक अपना हाथ हटाया और थोड़ा सा पानी लेकर अंगूठे से उसके सीने पर बने निशान पर कोई चिन्ह बनाने लगा। अचानक से माया के शरीर पर जैसे लाखों चींटियों ने काट लिया हो। हवेली का वो हिस्सा जैसे गुफा में बदल गया हो। उसके शरीर पर जैसे किसी के पंजे धंसे हों और उसके सीने पे बने घाव से खून तेजी से रिस रहा हो। खून से सना हुआ उसका निर्वस्त्र शरीर जैसे कोई काले बादलों से बना हुआ साया भोग रहा हो। काला खून उसकी जांघों से होता हुआ पथरीले जमीन को भिगोता जा रहा था। वो तेजी से तड़पी और फिर सब नॉर्मल हो गया। इंद्रजीत हिलोरे मारता हुआ उसकी आंखों में सवालिया भाव लिए झांक रहा था। कुछ क्षण बाद माया की आंखों से भी भय खत्म हो गया और उसकी जगह वासना के लाल डोरों ने ले ली। पानी के छींटे धीरे धीरे तेज होने लगे और अचानक ही शांति छा गई। स्नान पूरा हो चुका था। गर्म पानी में नहाने के बाद जब उन्हें तेजी से सर्दी लग रही थी तो इंद्रजीत गोद में उठाकर माया को हॉल तक ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। वो भीतर से तौलिया ले आया और अपने हाथों से माया के शरीर को सुखाने लगा। आज पता नहीं क्यों माया के चेहरे में शून्यता सी थी। इंद्रजीत ने इस बात को नोटिस किया और उसके गालों को थपथपाने लगा। माया जैसे नींद से जागी हो। क्या हो गया तुम्हें? नहाते समय भी ऐसे ही खो गई थी। माया ने इंद्रजीत को देखा। उसकी आंखों में आज अजीब सी करुणा थी। माया ने हौले से उसके हाथों को अपने हाथों में भर लिया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने सिर को ऐसे हिलाया जैसे कह रही हो, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आज की माया हमेशा हवस की आग में जल रही माया से बिल्कुल अलग थी। जल्दी ही माया का शरीर सूख गया और उसके साथ ही उसके सीने पर बने निशान पर इंद्रजीत द्वारा बनाया गया पानी का निशान भी। और ऐसा लगा पानी में घुल गई माया पे सवार रहने वाली हवस वापस लौट आई हो। इंद्रजीत की आंखों से ये बदलाव छुपा न रह सका। उसकी आंखों में चमक और होठों पर कामयाबी की मुस्कान तैर गई। अचानक से नीचे गाड़ियों और उनके हॉर्न की आवाजें आने लगी। उन दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और ऊपर से नीचे देखने लगे। नीचे हवेली के मेहमानों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल में आने वाली 2 लग्जरी एसयूवी आके रुकी थी। उनमें से कुछ लड़के और लड़कियां बाहर निकले। ये अवंतिका के कॉलेज के फ्रेंड्स थे।
डीएसपी आशीष अपनी एसयूवी के पास खड़े होकर कुल्फी खा रहे थे। इन वादियों में लाशों के मिलने पर रहस्यमयी घटनाओं के घटित होने के बाद से ही वो इसी गांव में अस्थायी रूप से रुके हुए थे। वो अकेले ही थे। डॉक्टर सौम्या दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर में उनकी एसयूवी के पास पुलिस की एक जीप आकर रुकी। उसमें से निकले पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें सैल्यूट किया और एक फाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था, हमने उन दोनों लड़कों की जांच पड़ताल होटल में जाकर की। दोनों होटल छोड़ चुके थे। फिर हम आपके निर्देश के अनुसार चर्चा की गई जगह पर गए, जहाँ के फादर से हमें पता चला कि दोनों कुछ समय के लिए मिशन व उसके काम से जुड़े तो थे, लेकिन कल ही वो दोनों वापस अपने घर चले गए हैं। हमने होटल में दी गई उनकी आईडी पर दिए हुए पते पर लोकल पुलिस वालों से छानबीन करने को कहा था। छानबीन के बाद उनके बारे में कोई संदिग्ध बात पता नहीं चली है। आशीष कुल्फी खाते हुए उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। जल्दी से कुल्फी खत्म करके इंस्पेक्टर से उसने पूछा, गुड जॉब इंस्पेक्टर। सीसीटीवी कैमरे का काम कहाँ तक पहुँचा? सर, मौसम साफ रहा तो पूरी उम्मीद है कि कल तक सीसीटीवी कैमरे ऑपरेट करने लगेंगे, एक दूसरे इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। गुड गुड, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कोई नई डेवलपमेंट की खबर मुझे मेरे मोबाइल फोन पर तुरंत दे देना। पुलिस वालों ने आशीष को सैल्यूट किया और अपनी जीप में बैठकर वापस चले गए। आशीष ने कोई निर्देश देखकर एसयूवी को स्टार्ट किया और उसे पार्क की तरफ बढ़ा दिया। टूरिस्ट के मुख्य आकर्षण पार्क और उसके आसपास बने मार्केट में इस समय काफी भीड़ थी। मार्केट के बाहर निकलते ही उसे डॉक्टर सौम्या दिख गई। आशीष ने एसयूवी उसके पास रोकी और सौम्या उसमें बैठ गई। एसयूवी जंगल के पास बनी चेक पोस्ट की ओर निकल पड़ी। डीएसपी आशीष ने अपना टेम्पररी ऑफिस जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर बनी चेक पोस्ट के पास ही बना रखा था। इधर हवेली में इस समय काफी हलचल मची हुई थी। अवंतिका के कॉलेज फ्रेंड्स हवेली की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वाओ, मैंने तो बस अवंतिका के मोबाइल में फोटो देखी थी। फोटो से तो पता ही नहीं चलता कि हवेली इतनी ग्रैंड है। हाँ यार, ऐसी हवेली तो मैंने बस बॉलीवुड के जालिम ठाकुरों की देखी है। और वो देखो, वो आ रही है इस हवेली की मालकिन, जालिम ठकुराइन। अंकित ने हंसते हुए कहा। सामने से अवंतिका आ रही थी। इन सब के आने की खबर उसे रात में ही हो गई थी, इसलिए वो आज कुछ जल्दी उठकर तैयार हो चुकी थी। उसके पीछे पीछे छुटकी भी लगी हुई थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है, अवंतिका ने कहा। अंजलि, ऋतु और जूही ने आगे बढ़कर बारी बारी से अवंतिका को गले लगाया। फिर उसने अनुज, अंकित और देव को हाथ हिलाकर हेलो किया। ओए, अगर ये गरीब खाना है तो मैं तो झोपड़पट्टी में भी नहीं रहता, सुखविंदर हवेली को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। सुना है ऐसी हवेली में तहखाने होते हैं, छुपे रहस्य होते हैं। तेरी हवेली में भी ऐसी बात है क्या? अंजलि ने अवंतिका से पूछा। ओए हाँ, और कोई भटकती आत्मा भी ऐसी हवेली में है, बल्ले उर्फ सुखविंदर ने बोला। हाँ, कोई गांव की गोरी जिसे इस हवेली के मालिक जालिम ठाकुर ने मरवा के हवेली की दीवार में चुनवा दिया हो, अंजलि ने बात को आगे बढ़ाया। अरे बस भी करो यार, बाहर से हवेली के गुणगान करते रहोगे क्या? इन चक्करदार पहाड़ी रास्तों पर घंटों से गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो गियर ही जाम हुए पड़े हैं। चलो हटो तुम लोग यार, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, झल्लाते हुए देव ने कहा। देव ठीक कह रहा है, तुम लोग आराम से अंदर जाओ, तुम लोगों का रूम मैंने रात को ही तैयार करवा दिया था। छुटकी, इन लोगों को इनके कमरे तक पहुंचा दो, अवंतिका ने कहा। ओके दीदी, आइए आइए आप लोग, मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखा दूं। अपने अपने कमरे? क्या हम सबके लिए इंडिविजुअल कमरों की व्यवस्था की गई है? ऋतु ने आश्चर्य जताते हुए कहा। हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, तुम लोगों को कपल में तो रहने दे नहीं सकती हूँ यहाँ हवेली पे। हाँ, अगर चाहो तो लड़कियां लड़कियां एक कमरे में और लड़के लड़के एक कमरे में हो सकते हैं, चुटकी लेते हुए अवंतिका ने कहा। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि हम 7 लोगों के लिए तुम्हारी हवेली में अलग अलग कमरों की व्यवस्था हो गई। 7 क्या, 17 भी होते तो भी अलग अलग कमरों की व्यवस्था हो जाती। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम लोग चाहो तो अपने अपने हिसाब से रूम सिलेक्ट कर सकती हो। नीचे बाईं तरफ कुछ कमरे हैं और
तुम लोगों के रुकने की व्यवस्था मैंने पहले फ्लोर पर की है। भाई मुझे तो इस हवेली में अकेले डर लगेगा, मैं तो अकेले नहीं सोने वाली, अंजलि ने कहा। हाँ अंजलि ठीक कह रही है, मैं भी अकेले नहीं रहूंगी, हम सबको एक कमरे में कर दो। रितु ने अंजलि को सपोर्ट किया। जूही ने भी उन दोनों का समर्थन किया। ओके एज यू विश। भोला काका, अवंतिका ने भोलाराम को आवाज लगाई। हालांकि हवेली में काम करने के लिए कई लोग हैं, लेकिन अवंतिका को जब भी कोई जरूरत पड़ती है वो भोलाराम को ही बुलाती है। क्या बात है अवनी बिटिया? भोला काका, आप मेरी इन 3 फ्रेंड्स के लिए एक साथ रहने का अरेंजमेंट करवा दो। ठीक है बिटिया, इसमें क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरे भोला काका, इस हवेली के असली मालिक। अवंतिका ने भोलाराम से अपने मित्रों का परिचय कराते हुए कहा। भोलाराम हवेली में ज्यादातर देसी कपड़ों में ही रहते थे, इसलिए अवंतिका के उनके इस इंट्रोडक्शन से उन सातों को थोड़ा अजीब लगा। चलो तुम लोग फ्रेश हो लो, सामान को ऐसे ही रहने दो, मैं तुम लोगों के सामान को तुम्हारे कमरे तक पहुंचवा दूंगी, अवंतिका ने कहा। और वो सभी छुटकी के पीछे पीछे चल दिए। अब तक माया और इंद्रजीत भी नीचे आ चुके थे। नाश्ता करने के बाद उन सभी का परिचय अवंतिका ने अपनी बहनों माया और इंद्रजीत से कराया। फिर काफी देर तक वहीं हॉल में ही उन लोगों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। फिर लंच के बाद वो सभी आराम करने अपने अपने रूम की ओर चल दिए। इंद्रजीत और माया भी जैसे एकांत मिलने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है माया, मैं भी चलता हूँ अब, कुछ जरूरी काम के चलते कुछ दिनों तक अब तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, माया को कमर से पकड़ते हुए इंद्रजीत ने कहा। ऐसा क्या काम आ गया? माया ने सवाल किया। कुछ नहीं, कुछ कबीले का काम है, इंद्रजीत ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हारी व पिताजी की बात सुनी थी, क्या सही में तुम्हें कबीले का सरदार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, कबीले के सरदार तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना हो, मुंह बनाते हुए इंद्रजीत ने कहा। रूढ़िवाद और परंपरा का बोझ ढो रहे हैं हम बस। कितना ही अवसर हमारे पास है एक बढ़िया विलासी जीवन जीने का, लेकिन मेरे कबीले के बड़ों को समझ नहीं आता। तो तुम कबीला छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं आना चाहता तो जो भी अफसर हैं उन्हें अकेले भुनाओ। कुछ ऐसा ही सोचा है, मिशनरी वाले भी यही कह रहे थे। मिशनरी वालों का क्या है, वो तो बस अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, सबके सब उनके विश्वास की चपेट में आ जाएं, उनको बस इसी से मतलब होता है। हैरत से माया की ओर देखते हुए इंद्रजीत ने कहा। तो फिर और क्या रास्ता बनता है? मैं इन मिशनरीज से अलग एक संस्था को जानती हूँ, नीचे गांव में कई बार उनके आदमियों से मिली हूँ मैं। उनका कोई एजेंडा नहीं होता है, अपने विश्वास के साथ ही तुम्हें बस उन पर विश्वास करना होता है और वो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। शायद तुमने उनका नाम सुना हो, न्यू लाइट वाले। वो क्या कर सकते हैं? इंद्रजीत ने अविश्वास करते हुए सवाल किया। बहुत कुछ। मुझे उनके काम के तरीके के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि उनके साथ जुड़े लोग रातों रात रईस बन जाते हैं। हर सुविधा उनके पास होती है, महंगी गाड़ियां, बढ़िया कपड़े, नौकर चाकर, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना भी होता है। झील के दूसरी तरफ और जंगल पार के कई कस्बे तो पूरी तरह उनकी शरण में जा चुके हैं। मैंने खुद देखा है, उनका रहन सहन रातों रात बदल गया। इनका भी कोई चर्च है क्या? इंद्रजीत ने सवाल किया। इनके चर्च इधर के लगभग हर कस्बे में बने हुए हैं, लेकिन इनका मुख्यालय जंगल के बीचों बीच है, बहुत ही बड़ा बना हुआ है, बहुत ही खास लोगों को बुलाया जाता है। जंगल के बीचों बीच? आश्चर्य जताते हुए इंद्रजीत ने कहा। हाँ एकदम से, जब हम जंगल पार करते हैं तो पहाड़ियों से पहले जो मैदान पड़ता है ना, वहीं पर। अब तुम खुद ही सोच लो, ऐसी जगह इतना बड़ा मुख्यालय बनाने वालों की पहुंच कितनी ऊपर तक होगी। चलो देखते हैं, इस आदिकालीन जिंदगी से तो बाहर निकलना ही है। चलो फिर मिलेंगे जल्दी ही। और इंद्रजीत ने माया को किस किया और हवेली से बाहर निकल गया। माया के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। राजा पृथ्वीराज झील के पास किसी का इंतजार कर रहे थे।
जल्द ही एक ऑफ रोडर जीप पर आईजी सुरेश व डॉक्टर राजेश अरोड़ा आते दिखाई दिए। जीप राजा पृथ्वीराज के पास आकर रुकी। उसे डॉक्टर राजेश अरोड़ा ड्राइव कर रहे थे। पृथ्वीराज पीछे की ओर बैठ गए। उस जीप में बस ये 3 लोग ही थे। जीप तेजी से जंगल के अंदर